मैं तेरे का वो साथी। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया में इस टाइम के सबसे मशहूर, आज के जवानों के दिलों की धड़कन बन चुके सिंगर जुबिन नौटियाल की। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि जुबिन नौटियाल इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं, उस जगह पर पहुंचने का सपना हर एक सिंगर का होता है। लेकिन हम लोगों में से बहुत से लोग इनकी मेहनत और स्ट्रगल के बारे में नहीं जानते। तो आज इस वीडियो में हम जुबिन नौटियाल के स्ट्रगल से लेकर सक्सेस तक का सफर दिखाएंगे। जुबिन नौटियाल उत्तराखंड स्टेट के देहरादून शहर से ताल्लुक रखते हैं और 14 जून 1989 के दिन जुबिन इसी शहर में पैदा हुए थे। उनके पिता राम शरण नौटियाल एक बिजनेसमैन के साथ पॉलिटिशियन भी हैं और उनकी मां नीना नौटियाल एक बिजनेस वुमेन है। जुबिन एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए उन्हें कभी पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। जुबिन के पिता राम शरण को भी संगीत का बहुत शौक था और जुबिन के पिता शौकिया सिंगिंग करते थे। और कहा तो ये भी जाता है कि जुबिन को सिंगिंग का टैलेंट उनके पिता से ही विरासत में मिला है। साथ ही आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जुबिन ने महज 4 साल की उम्र से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि जुबिन अक्सर अपने पिताजी को घर में गाते गुनगुनाते हुए देखते थे और उन्हीं को देखकर ही जुबिन ने इतनी छोटी उम्र में सिंगिंग करना शुरू कर दिया था। जुबिन ने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई सेंट जोसेफ अकेडमी नाम के एक स्कूल से की थी और इसके बाद उन्होंने देहरादून के विल्हेम बॉयज स्कूल में एडमिशन लिया था, क्योंकि इस स्कूल में क्लासिकल म्यूजिक सिखाया जाता था और जुबिन भी यही चाहते थे कि उनकी म्यूजिक सीखने की शुरुआत इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से हो। और इसी स्कूल से जुबिन ने म्यूजिक के साथ गिटार, पियानो, हारमोनियम और ड्रम्स जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करने सीखे। उन्होंने स्कूल के टाइम से ही छोटे मोटे इवेंट्स पर लाइव सिंगिंग भी करनी शुरू कर दी थी और यही वजह थी कि अपने स्कूल के दिनों से ही वो अपने शहर देहरादून में काफी फेमस हो गए थे। इतनी कम उम्र में ही वो चैरिटी के लिए लाइव परफॉर्मेंस दिया करते थे, जिससे इस बात का पता चलता है कि वो कितने नेक दिल इंसान हैं। जुबिन देहरादून में फेमस हो गए थे, लेकिन जुबिन इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि उनका सिंगर बनने का सपना सिर्फ मुंबई जाकर ही पूरा हो सकता है। इसलिए स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद 2007 में उन्होंने मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में एडमिशन ले लिया और उस टाइम जुबिन की उम्र सिर्फ 18 साल थी। पढ़ाई के साथ उन्होंने सिंगिंग के मौके तलाशने भी शुरू कर दिए और इसी तलाश के दौरान एक दिन अचानक से उनकी मुलाकात देश के महान म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान से हुई। हालांकि मुश्किल से ये सिर्फ 5 मिनट की मीटिंग थी, लेकिन इस छोटी सी मीटिंग ने ही जुबिन के करियर को बनाने में काफी मदद की। जुबिन ने अपनी आवाज रहमान साहब को सुनाई और उनसे राय भी ली, तो रहमान साहब ने कहा कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी और अलग तरह की है, लेकिन तुम्हारी आवाज अभी डेवलप हो रही है और इसे डेवलप होने में कुछ टाइम और लगेगा, इसलिए तुम्हें और अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। जुबिन के ऊपर रहमान साहब की इस एडवाइस का काफी असर हुआ और इसीलिए उन्होंने अपना एडमिशन वापस फिर से अपने शहर देहरादून में ट्रांसफर करवा लिया और खुद भी देहरादून में शिफ्ट हो गए। अपने स्कूल वापस आने के बाद जुबिन ने अपनी म्यूजिक टीचर वंदना श्रीवास्तव से फिर से ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी और बीच बीच में बनारस जाकर छन्नू लाल मिश्रा जी से लाइट क्लासिकल भी सीखते रहे। इसके अलावा जुबिन ने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग अपने गुरु सामान से ली थी। साथ में वेस्टर्न म्यूजिक सीखने के लिए वो चेन्नई भी गए, जहां पर उन्होंने फेमस गिटारिस्ट रामास्वामी प्रसन्ना जी से ट्रेनिंग ली और इसी 4 सालों में जुबिन अलग अलग तरह के म्यूजिक सीखते रहे, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में उतरने से पहले वो हिंदुस्तानी म्यूजिक की सभी बारीकियों को सीखना और समझना चाहते थे। लगातार 4 सालों तक ट्रेनिंग लेने के बाद जब उन्हें लगा कि अब वो प्लेबैक सिंगिंग के लिए ठीक हैं, तो उन्होंने फिर से मुंबई की तरफ रुख किया और ये साल था 2011 का, जब जुबिन मुंबई में अपने लिए सिंगिंग के मौके तलाश रहे थे। और उसी साल भारत में एक नया सिंगिंग रियलिटी शो एक्स फैक्टर शुरू हो रहा था और उसके ऑडिशंस चल रहे थे। तभी जुबिन ने सोचा कि क्यों न इस रियलिटी शो में हिस्सा या पार्टिसिपेट करके अपनी किस्मत आजमाई जाए। फिर यही सोचकर वो ऑडिशन देने के लिए पहुंच गए। जुबिन एक अच्छे सिंगर थे, इसलिए उनका इस ऑडिशन में आसानी से सिलेक्शन हो गया। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इतनी अच्छी आवाज होने के बावजूद भी जुबिन इस शो में टॉप 25 के आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन वो इस नाकामयाबी से बिल्कुल भी नहीं घबराए, बल्कि वो पहले की तरह ही काम के लिए निकल गए। उस टाइम जुबिन अपने कंधे पर गिटार लेकर पूरे मुंबई के हर एक म्यूजिक स्टूडियो का चक्कर काट रहे थे। जुबिन की बहुत से स्टूडियो में जान पहचान नहीं थी, इसलिए जुबिन को कई स्टूडियो में घुसने तक नहीं देते थे। लेकिन इस रियलिटी शो से इन्हें एक फायदा ये था कि लोग उन्हें पहचानने लगे थे। इसी वजह से जुबिन को गाने का स्क्रैच गाने के लिए मौका मिलने लगा था। जिन लोगों को स्क्रैच का मतलब नहीं पता, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी गाने की मेन रिकॉर्डिंग से पहले
उस गाने के थोड़े से हिस्से को किसी छोटे सिंगर से गवाते हैं, उसी को स्क्रैच कहते हैं, और बाद में सिंगर उस स्क्रैच की मदद से ही गाता या रिकॉर्ड करता है। जुबिन ने भी अपना पहला गाना रिकॉर्ड होने से पहले सैकड़ों स्क्रैच गाए थे, और उन्हीं में से एक स्क्रैच फिल्म द शौकीन्स का एक गाना मेहरबानी भी था। इत्तेफाक से गाने के स्क्रैच को फिल्म के हीरो अक्षय कुमार ने सुन लिया था, और अक्षय को जुबिन की आवाज इतनी ज्यादा पसंद आई और अक्षय ने बोल दिया कि फिल्म का ये गाना जुबिन की आवाज में ही चाहिए, और इसी तरह से जुबिन को लाइव का पहला गाना रिकॉर्ड करने का मौका मिल गया। यूं तो जुबिन के करियर का ये सबसे पहला रिकॉर्ड किया जाने वाला गाना था, लेकिन साल 2014 में फिल्म सोनाली केबल का गाना एक मुलाकात इससे पहले ही रिलीज हो गया था, यानी इसी गाने को ही उनके करियर का पहला सॉन्ग माना जाता है। वैसे जुबिन के करियर का ये पहला ही सुपरहिट गाना था, और लोगों ने इस गाने को बहुत पसंद भी किया था। साथ ही इस गाने से सबको पता चल गया था कि इंडस्ट्री में कोई जुबिन नाम का सिंगर भी मौजूद है, और लोगों ने उनका कंपैरिजन आतिफ असलम और अरिजीत सिंह से करना भी शुरू कर दिया। एक मुलाकात गाने के नॉर्मल वर्जन को सिंगर अल्तमश फरीदी ने गाया था, और अनप्लग्ड वर्जन को गाया था जुबिन नौटियाल ने। फिर कुछ टाइम के बाद जुबिन ने इसी गाने के ट्यून पर एक और गाना गाया, जो जिंक चैनल के सीरियल प्यार तूने क्या किया का टाइटल सॉन्ग था, और ये टाइटल सॉन्ग काफी मशहूर हुआ। इसके बाद जुबिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और वो मेहनत के साथ काम करते गए और सक्सेस के झंडे गाड़ते गए। आज जुबिन नौटियाल इतने बड़े सिंगर हो गए हैं कि उनका गाया हुआ हर गाना सुपर हिट हो जाता है। उनका गाना यूट्यूब पर अपलोड होते ही कई मिलियंस व्यू बटोर लेता है, और 2 से 3 दिन में ही 100 मिलियन का आंकड़ा भी पार कर लेता है। जुबिन नौटियाल अपने ज्यादातर गाने पुराने गानों से ही कॉपी करते हैं, लेकिन शुरुआत या बीच बीच में कुछ लाइंस को चेंज कर देते हैं। पुराने गानों को कॉपी करने से एक फायदा ये भी है कि लोग उन गानों तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि जब वो गाने रिलीज हुए थे उस टाइम इंटरनेट नहीं था, इसलिए वो सभी गाने ज्यादा मशहूर नहीं हो पाए। लोग पहले जुबिन का गाना सुनते हैं, फिर उनके दिमाग में ख्याल आता है या दूसरों से पता चलता है कि ये गाना कॉपी किया गया है, तो लोग वो गाना भी सुनने के लिए बेकरार हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि जुबिन ने किस गाने को कहां से कॉपी किया है। बरसात की धुन नाम के गाने को 1993 की फिल्म सर के कुमार सानू के गाने से कॉपी किया गया है, जो आप देख सकते हैं। भूलना तो चाहा नाम का गाना 1995 में आई फिल्म बेवफा सनम के नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल के गाने से कॉपी किया गया है। वफा ना रासाई नाम के गाने को भी बेवफा सनम फिल्म के गाने से कॉपी किया गया है, जिसे नितिन मुकेश ने ही गाया था। लेकिन ये गाना इससे पहले पाकिस्तानी सिंगर अताउल्ला खान ने गाया था। मैं जिस दिन भुला दूं नाम का गाना 1990 में आई फिल्म पुलिस पब्लिक से कॉपी किया गया है। इसे लता मंगेशकर और अमित कुमार ने गाया था। मैं जिस दिन भुला फिल्म खुशबू से कॉपी किया गया है। इसे मेहंदी हसन और महनाज ने गाया था। आशिकी नाम का गाना 1992 में आई फिल्म सपने साजन के फिल्म के गाने से कॉपी किया गया था, जिसे कुमार सानू ने गाया था। ये दुआ बेदर्दी से प्यार का नाम का गाना कॉपी किया गया था अच्छा सिला दिया नाम के एक एल्बम से, और उस एल्बम के गाने को उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने गाया था। लेकिन ये गाना भी अताउल्ला खान की गजल से कॉपी था। बेवफा तेरा मासूम चेहरा नाम का गाना कॉपी किया गया है मोहम्मद अजीज के एल्बम के एक गाने से। नौटियाल की आवाज इतनी जबरदस्त है कि जब कोई इनका गाना सुनता है, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान, तो वो इनकी आवाज का फैन हो जाता है। दोस्तों, जुबिन नौटियाल ने और भी कई गाने गाए हैं जो कहीं ना कहीं से कॉपी हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए चेहरे के साथ।